गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा सैम्पल पेपर डिस्कशन चल रहा था। जो सीबीएसई ने पेपर आपको इशू किया है उस सैम्पल पेपर को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, उस सैम्पल पेपर को हम कंप्लीट थोरो सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं होगा हम शॉर्ट में 10 मिनट में 15 मिनट में एक लेक्चर में सोल्व करके खत्म कर देंगे, ऐसा नहीं है। हम यहाँ पर जितना भी आपका जो सैम्पल पेपर सीबीएसई ने इशू किया है उस कंप्लीट सैम्पल पेपर को बहुत अच्छे से डिटेल में सोल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर पिछले जो लेक्चर था वहाँ पर उस सैम्पल पेपर का पैटर्न क्या था, उस सैम्पल पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन हैं और कौन से क्वेश्चन का कितना वेटेज कितना मार्क्स रहेगा, ये सब हमने वहाँ पे डिस्कस किया था। आज का जो लेक्चर होगा हमारा, आज के लेक्चर में हम यहाँ पर आपके सामने जितने भी इस सैम्पल पेपर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जितना ज़्यादा हो सके आप इन वीडियोस को फॉलो करें, फॉलो करने पर ही आपका यहाँ पर जितना एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो बाकी रहा है, जो रिमेनिंग रहेगा। क्योंकि मैं अपने जो जितने भी लेक्चर हैं सभी की गारंटी लेता हूँ कि जितने भी चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पर करवाए हैं उन सभी चैप्टर्स में एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो आपका वहाँ पर छूटा हुआ रहेगा, या एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है। ठीक है, या समझ में नहीं आएगा। फिर भी मान लो बाई चांस कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता है, कोई दिक्कत रहती है, आप फिर से इसको पूछा जा सकता है, आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सैम्पल पेपर का, आपके सामने है। नेम द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग यूनिट जूल पर टेस्ला। ओके, आपको फिजिकल क्वांटिटी बतानी है, क्वांटिटी जिसके यूनिट क्या है जूल पर टेस्ला। तो इसके लिए आपको क्या है, जितने भी आपके फिजिकल क्वांटिटीज है उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज की एसआई यूनिट्स और ये सब पता होना चाहिए, फॉर्मूले वगैरह पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो जूल पर टेस्ला जिस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट है वो होगी, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जिसको हम कैपिटल एम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ जाएगा। ठीक है, ये 5th चैप्टर में आया था आपके, और ये 4th चैप्टर में सबसे पहले हमने इंट्रोड्यूस किया था, और ये 5th चैप्टर में भी था। उसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है उसकी फॉर्मूला क्या होता था, अगर आपके पास एक बार मैग्नेट है जिसकी पोल स्ट्रेंथ कितनी दे दिया आपने, स्मॉल m, और इन दोनों के बीच की जो लेंथ है वो आपने n मान ली, नॉर्थ पोल की m आ गई और साउथ पोल की -m आ जाएगी, क्योंकि दोनों पोल एक दूसरे से नेचर में ऑपोजिट है। तो m × l = क्या होता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है। जहां पे स्मॉल m हमने क्या कंसीडर किया है, दिस स्मॉल m इज इट्स मैग्नेटिक पोल स्ट्रेंथ। ओके, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर आपके सामने सोल्व कर पढ़ता हूं मैं। मेंशन वन यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम टू विच ए वेवलेंथ ऑफ 21 सेंटीमीटर बिलोंग्स, इमिटेड बाय हाइड्रोजन इन इंटरस्टेलर स्पेस। हाइड्रोजन एटम जो है ना ये इमिट करेगा, और यहाँ पर वेवलेंथ है। सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है इसका, इस कैरेक्टरिस्टिक की खासियत क्या है, इसमें लैम्डा दी हुई है 21 सेंटीमीटर। देखो अगर आपको 21 सेंटीमीटर इसकी लैम्डा या वेवलेंथ दे देना, इतना काफी है, इतना सफिशिएंट है। रीजन क्या है, इससे आप पता कर पाओगे, ये 8th चैप्टर का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का क्वेश्चन है। इससे आप ये पता कर पाओगे कि यहां पर ये जो आपके पास वेव है, इस वेव में क्या एक्चुअली कौन सी वेव एग्जिस्ट कर रही है, या इस रेंज में कौन सी वेव एग्जिस्ट करती है, ये आपको यहां पर देखना है। तो इसके लिए आपको देखना होगा लैम्डा = 21 सेंटीमीटर। तो 21 सेंटीमीटर कौन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ होती है, ये होगी माइक्रोवेव की। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, माइक्रोवेव। अब ये तो मेरे को पता चल गई, और आपको ये ऑटोमेटिकली जो आपको जो एक टेबल दी हुई है आपको उस टेबल के बारे में पता होनी चाहिए। टेबल के बारे में अगर आपको याद है, टेबल जो है ना 8th चैप्टर में एक ही टेबल दी हुई है आपको, उस टेबल को याद कर लो। उस टेबल को अगर आपने एक बार लर्न कर लिया, उसके बाद 8th चैप्टर से जितना कुछ मटेरियल आपके एग्जाम में आने वाला सब कुछ आ जाएगा। पहले 8th चैप्टर में मेनली 2 टॉपिक होते हैं, लास्ट ईयर वाले सिलेबस में बता रहा हूँ, प्रीवियस सिलेबस में बता रहा हूँ
केवल दो टॉपिक होते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट करंट। दो टॉपिक में से एक टॉपिक हटा दिया गया है, वो है डिस्प्लेसमेंट करंट, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आपका अभी भी वहां पर प्रेजेंट है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेजेंट है तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको केवल एक टॉपिक मिलेगा, एक टेबल मिलेगी, उस टेबल को लर्न कर लो, पूरा एक चैप्टर लर्न हो जाएगा। तो यहाँ पर लैम्डा इक्वल 21 सेंटीमीटर किसकी है, माइक्रोवेव्स की है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान रखना। अब एक चीज और बता देता हूं मैं, एक चीज ये है कि फिर अदर जो ये दिया हुआ है कि वेवलेंथ इमिटेड बाय हाइड्रोजन इंटरसेल्युलर बिलोंग्स, तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होती है ना वो आपको हिंट देने के लिए होती है कि अगर आपको डायरेक्ट वेवलेंथ से याद नहीं है तो इसके प्रोडक्शन से याद आ जाए, इसके यूजेस से याद आ जाए, हो सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है उनसे याद आ जाए। ठीक है, तो ये तो एक तरीका है, एक हिंट आपको देने का, आपके लिए क्वेश्चन आसान बनाने का। सीबीएसई कभी भी आपके लिए जो क्वेश्चन बनाते मुश्किल नहीं बनाते, ये आपके लिए बहुत ज्यादा आसान बनाने की कोशिश करती है। तो उसी का एक हिंट हो गया जो आपके पेपर में ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, इसका और पार्ट देखो सेकंड क्वेश्चन का, गिव द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ टू लाइट वेव ऑफ वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम ट्रेवलिंग इन वैक्यूम। आपके पास दो लाइट वेव्स है जिनके लिए जो वेवलेंथ है ना, वेवलेंथ कितना है, लैम्डा 1 इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम। ओके, एंड जो सेकंड वेव है लैम्डा 2 इज इक्वल्स टू 8000 एंगस्ट्रॉम, और दोनों क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और ये किसमें ट्रेवल कर रही है, वैक्यूम के अंदर ट्रेवल कर रही है। जब वैक्यूम के अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी, यहां पर वैक्यूम के अंदर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करेगी तो आपको यहां पर ये पता होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैक्यूम में, तो वैक्यूम में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उन सभी का नेट या आप कह सकते हो टोटल स्पीड क्या होगी, हमेशा कांस्टेंट होती है। और वैक्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड होती है वो क्या होती है, c के इक्वल होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सभी की स्पीड मैंने आपको सेम बता दी, सबकी स्पीड सेम होगी, तो ये क्या हो गया, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। ठीक है, यहां पर जब ये डिपेंड ही नहीं कर रहा तो हमेशा स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये रह जाएगा। तो आप इस रेशियो को लिख सकते हो v1/v2 = 1:1, क्योंकि आप ये लिखोगे स्पीड क्या है, हमेशा सेम है, स्पीड क्या है, हमेशा सेम है, दोनों की स्पीड यही रहेगी। तो यहां से ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, 1:1, तो 1/1 या इनका रेशियो 1:1 आ जाएगा। दिस इज आवर रेशियो ऑफ टू वेव्स हैविंग देयर व्हाट, टू वेव्स हैविंग देयर लैम्डा वेवलेंथ इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 8000 एंगस्ट्रॉम। ये आपको यहां पर पता होना चाहिए। फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है पढ़ने में, लेकिन आंसर में छोटा ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो आप क्या है, एन इलेक्ट्रॉन विद चार्ज -e एंड मास m travels at a speed v in a plane perpendicular to magnetic field of magnitude b. The electron follow a circular path of radius r in a time t. The electron travels halfway around the circle. What is the amount of work done by magnetic field? ये कह रहा है। सपोज इसको हम रब कर देते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखना, फोर्थ क्वेश्चन आपके बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा काम होता है। कैसे है देखो, फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें ये कह रहा है सपोज वी हैव वन मैग्नेट, ये फोर्थ चैप्टर का क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, इसका जो एप्लीकेशन है ना साइक्लोट्रॉन, वो तो आपके सिलेबस से हट चुका है, लेकिन ये अभी भी आपके सिलेबस में है, एग्जिस्ट करता है, तो इसको हम काम में लेते हैं। तो वी हैव वन इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज क्या है, Q = -e, ठीक है, और ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है। ये मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है और स्पीड v
इस डायरेक्शन में मोशन कर रही है और इस इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m इसका इलेक्ट्रॉन का मास हो गया। जब इस इलेक्ट्रॉन का मास m हो गया यहाँ पर, तो आप ये देख सकते हो कि इसका पाथ क्या होगा, इसका पाथ सर्कुलर होगा। सर्कुलर पाथ होगा तो जैसे मान लो ये आपके पास चार्ज है, तो फोर्स की डायरेक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो इसका पाथ इस तरीके से सर्कुलर बनेगा, ठीक है। डायरेक्शन में नहीं बता रहा हूं कि डायरेक्शन कैसे आई है, इसकी नीचे आएगी कि ऊपर आएगी, क्योंकि वो अदर पार्ट होता है। यहां पर फिर हमें ज्यादा टाइम लगेगा, हम इसको कंप्लीट करने की भी कोशिश करेंगे थोड़ी। तो यहां पर क्या है, इसका सर्कुलर पाथ। अब सर्कुलर पाथ कब होता है, जब मोशन, वेलोसिटी एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है। जब मोशन एंड फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, यानी आप ये कह सकते हो V is perpendicular to F, और जो इसमें होता है V और F परपेंडिकुलर हुए तो नेट वर्क डन कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेट वर्क डन ऑन इलेक्ट्रॉन बाय द मैग्नेटिक फील्ड इज 0। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको और पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, ये कि कभी भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फोर्स के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड किसी भी फोर्स के कारण या किसी भी चार्ज पार्टिकल पर मोशन के कारण नेट वर्क डन कितना करेगा, 0 वर्क डन करेगा। मैग्नेटिक फील्ड के कारण, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई भी वर्क नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं लगेगा। ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, तो W कितना आ गया, नेट वर्क डन कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फिफ्थ क्वेश्चन की। ये है सॉरी जो ये थर्ड क्वेश्चन था एक्चुअल में, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था, सेकंड क्वेश्चन के 2 पार्ट थे, ये थर्ड। अब हमारे पास क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ में क्या है, a solenoid with n loops of wire tightly wrapped around the iron core is carrying an electric current I. If the current through this solenoid is reduced to half, then what change would you expect in the inductance L of the solenoid? आपको पता होगा हमारे पास सोलेनोइड होता है। सोलेनोइड ऐसा डिवाइस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स होंगे एंड इसकी जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ इसकी रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा बड़ी होती है। ये सोलेनोइड होता है। उसका रीजन ये है, अगर इसकी लेंथ r के कंपैरिजन में बहुत बड़ी होगी तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड देगा आपको। इसके अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा, इसलिए इसकी लेंथ को रेडियस के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लंबी रखते हैं। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बात क्या है, ये पूछ रहा है कि अगर इसके थ्रू फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट आपने I को क्या कर दिया, I/2 कर दिया, हाफ कर दिया, तो इसके सेल्फ इंडक्टेंस में या इसकी इंडक्टेंस L जो है यहां पर कितना डिफरेंस आएगा, ये आपको इधर बताना पड़ेगा। जब ये आप बताने की कोशिश करोगे तो मैं आपको यहां पर एक चीज बता देता हूं, कोई भी चेंज नहीं आएगा सेल्फ इंडक्टेंस में। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अब इसका फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस L का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L। म्यू नॉट n स्क्वायर A इंटू L, इसको आप पाई r स्क्वायर में लिख सकते हो A को, ठीक है। एक तो ये हो गया, या फिर इसका एक और फॉर्मूला ये भी लिख सकते हो म्यू नॉट कैपिटल N स्क्वायर A अपॉन L। ये भी इसी का, इसकी सेल्फ इंडक्टेंस का ही फॉर्मूला होता है जब इसके अंदर जो है वैक्यूम है या एयर कोर है। इसमें आयरन कोर अगर आप यहां पे रख दोगे तो म्यू नॉट इंटू म्यू आर कोर हो जाएगा, ठीक है, अगर आयरन कोर रखोगे तब। लेकिन यहां पर आयरन कोर नहीं है, ये केवल एयर कोर सोलेनोइड, कुछ भी नहीं दिया हुआ, इसका मतलब एयर कोर दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो यहां पर कोई भी आई की टर्म्स है क्या, आप लिख सकते हो नो टर्म ऑफ आई, हेंस देयर इज नो चेंज विद चेंज इन करंट। चेंज में कितना भी करंट में कितना भी चेंज कर दो, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं आएगा, बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन L। दिस इज आवर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए सोलेनोइड। तो ये आपका यहाँ पे काम आ गया, ठीक है। इसका और पार्ट देखते हैं हम।
इसका और पार्ट है एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय I इक्वल्स टू 10 sin 314t. व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. ये कह रहा है आपको एक, ये 7th चैप्टर का क्वेश्चन है, AC करंट का क्वेश्चन है ये. ठीक है, क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिंग करंट फ्रॉम अ सोर्स इज गिवन बाय I इक्वल्स टू 10 sin 314t. व्हाट इज द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स. तो यहां पर देखो क्या है, ये इसका और पार्ट हम कर रहे हैं. ठीक है, I इज इक्वल्स टू गिवन है 10 sin 314t, ये गिवन है. अब ये पूछा, इसकी इफेक्टिव वैल्यू पूछी है और इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है. तो फ्रीक्वेंसी क्या आएगी ये देखो. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके सामने फ्रीक्वेंसी की. ये जो यहां पर गिवन फ्रीक्वेंसी देखो, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, I का स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, ये क्या है, I नॉट साइन ओमेगा टी. और ओमेगा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, इस कंपेयर करो इन दोनों इक्वेशन को. जब आप इसको कंपेयर कर रहे हो तो ओमेगा इक्वल्स टू आ गया 314. ये ओमेगा की वैल्यू आ गई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई. जब आपने एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये दे रखी है, ये आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ चुकी है, तो यहां पर आप ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई f या 2 पाई न्यू. फ्रीक्वेंसी तो ये होगा, f होगी फ्रीक्वेंसी, और इसकी वैल्यू है 314. तो आप यहां पर f की वैल्यू कैलकुलेट कर लो. तो f की वैल्यू के लिए मैं यहां पर सॉल्व कर लेता हूं. तो f इक्वल्स टू 314 अपॉन 2 इंटू पाई, और ये कितना आ जाएगा 314 अपॉन 2 इंटू 3.14. अब 3.14 को यहां से कैंसिल करोगे तो 2 जीरोस आ जाएंगे. इसको यहां पे कैंसिल करोगे तो 100 आ जाएगा. 2 से कैंसिल करोगे तो ये 50 हर्ट्ज इसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी. क्या करना है, कुछ नहीं करना, केवल कंपेयर करना है. फिर पूछा है इफेक्टिव वैल्यू. इफेक्टिव वैल्यू का मीनिंग हो गया यहां पर आरएमएस वैल्यू. आरएमएस वैल्यू क्या होती है, आई आरएमएस एंड आई पीक, दोनों के बीच में आपको क्या आना चाहिए, रिलेशन पता होना चाहिए. दोनों के बीच में रिलेशन ही होता है, आई इज इक्वल्स टू आई नॉट अपॉन अंडर रूट. इसको बोला जाता है आई आरएमएस. इफेक्टिव का मतलब आई आरएमएस. आई नॉट की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे आई नॉट इक्वल्स टू 10, तो 10 अंडर रूट 10 अपॉन अंडर रूट 2. तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 7.07. तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, ये ऑटोमेटिकली आप खुद से भी कर सकते हो. जितना ज्यादा खुद से करोगे उतना ही ज्यादा यहाँ पर आपको खुद को पर्सनली बेनिफिट होगा, और जितना ज्यादा बेनिफिट होगा उतना ज्यादा आपको यहाँ पे काम होगा. ठीक है, तो ये हमारे पास एक बहुत अच्छे से वैल्यू आ गई. अब इसके बाद देखते हैं हम कि किस तरीके से आगे काम करते हैं. 5th क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है. 4th के 2 पार्ट हो गए, और पार्ट भी हो गया आपके पास. 5th क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम. सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है. तो देखो आपको बोर मॉडल के सेकंड पोस्टुलेट ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन ओनली इन दोज ऑर्बिट फॉर विच इट्स एंगुलर मोमेंटम रिमेन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ट्वाइस पाई. ठीक है, h अपॉन ट्वाइस पाई. तो जो एंगुलर मोमेंटम L है, इसकी वैल्यू होगी h अपॉन ट्वाइस पाई का इंटीजर मल्टीपल. तो इंटीजर कौन होगा, n, where n is equals to 1 2 3 4 5 to infinity. जीरो नहीं होगा क्योंकि 0th नंबर का कोई भी ऑर्बिट ही नहीं होता है. 0 नंबर का कोई भी ऑर्बिट नहीं होगा. तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके इंफिनिटी तक हो गया. और यहां पर सेकंड ऑर्बिट के लिए फॉर सेकंड ऑर्बिट n इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 आ गया. तो l इक्वल्स टू जाएगा 2 इंटू h अपॉन 2 पाई. 2 से 2 कैंसिल आउट, h अपॉन पाई हो गया. h की वैल्यू भी आप रख दोगे, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34. पाई की वैल्यू 3.14. तो ये नियरली 2 इंटू 10 की पावर माइनस 34
जूल सेकेंड इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। जूल सेकेंड इसका एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा। दिस इज द परफेक्ट वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम फॉर व्हाट दिस, ओके, फॉर एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो वैल्यूज है आपकी, ये हमने क्वेश्चंस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप जितना अच्छे से देखोगे उतना ध्यान। ये सैंपल पेपर है सीबीएसई का, तो इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपके पास नहीं आने, और ये भी सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं मिला मेरे को यहाँ पे। आप देखो आगे अपने पास ये है, इन a photoelectric experiment the potential required to stop the ejection of electrons from the cathode is 4 volt. What is the value of maximum kinetic energy of emitted electrons? ठीक है, देखो ये चैप्टर नंबर 11 का क्वेश्चन है। ड्यूअल नेचर है ना, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, उसका क्वेश्चन है ये कह रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए, इजेक्शन को रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो है 4 वोल्ट, और इसको कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसको क्या कहा जाता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा जाता है, ठीक है। इस स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए हम आगे ये देखते हैं कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और इसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पूछी इलेक्ट्रॉन्स की। तो सबसे पहले फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता होना चाहिए जो आपको आइंस्टीन ने दी थी। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन ये दी थी, hν इज इक्वल्स टू 5 प्लस 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। एक तो या तो ये दे सकते हो, या फिर इसको एक जो सबसे इनिशियल जो पार्ट है ना, इसका सबसे इनिशियल जो फॉर्म है वो बता सकते हो कि क्या है, एनर्जी जो फोटोन आ रहा है उसकी एनर्जी अगर E है, उसमें से फाई एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, इसमें से फाई एनर्जी तो ये इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लेगा, प्लस बची हुई एनर्जी को ये काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, ठीक है। और ये जो जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उतना ही उसको रोकने के लिए, स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। मींस जितना तेजी से जितना एनर्जी भाग रहा है, दौड़ रहा है इलेक्ट्रॉन, उतना ही ऑपोजिट एनर्जी लगा दो, तो वो क्या है, दोनों वहां पर रुक जाएगा। सीधा सा इतना सा कॉन्सेप्ट है, इजी वे में बता रहा हूं। तो जितना मैक्सिमम काइनेटिक उतना स्टॉप करने के लिए, तो जो ये k मैक्स होता है ना, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल के इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। तो जितना आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया हुआ है उसको इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा। तो आप लिख सकते हो k max is equals to E into V naught, E into V naught। तो E की वैल्यू क्या है, 1.6 into 10⁻90 into 4, तो ये आ जाएगा 6.4 into 10⁻19 जूल। या फिर आप इसको डायरेक्ट, V naught कितना 4 है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो 4 इलेक्ट्रॉन, इतना भी लिख सकते हो, तो वो भी हो जाएगा, ठीक है। ये होगा मेनली सही आंसर ये होता है, ठीक है। ये तो मैंने आपको एक जूल में ऐसा यूनिट में बता दिया है, बाकी इसका सही आंसर ये होता है कैसे, E इक्वल्स E into V naught, ठीक है। तो V की V naught की वैल्यू 4 वोल्ट है, तो 4 into E भी हो जाएगा, तो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। ये आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7th क्वेश्चन, इन डीके ऑफ फ्री न्यूट्रॉन नेम द एलिमेंट्री पार्टिकल इमिटेड अलोंग विद द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ये कह रहा है अगर कोई न्यूट्रॉन डीके होता है, न्यूट्रॉन खत्म हो रहा है, तो वहां पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बनेंगे, ये डेफिनेट है, ये सही बात है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बनने के साथ साथ कौन सा एलिमेंट्री एक और पार्टिकल है जो इमिट होगा, ये देखना आपको। तो इसके लिए देखो हम यहां पर बात कर रहे हैं आगे। देखो एक न्यूट्रॉन, ठीक है, इसका मास नंबर कितना होता है, इसका मास नंबर होता है 1 एंड एटॉमिक नंबर होता है 0। तो यहां से इसका जब ब्रेक होगा, टूटेगा ये, तो इसका आगे कुछ बनेगा। किस किस में टूटेगा, 1H1, एक प्रोटॉन, हाइड्रोजन एटम को, हाइड्रोजन न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन बोलते हैं, याद रखना, 1H1, ठीक है। इसका मास नंबर कितना हो गया, 1 हो गया, सेटिस्फाई हो गया, मास नंबर में आगे कुछ नहीं आएगा। एटॉमिक नंबर +1 हो गया, यहाँ पे 0, तो एक एक्स्ट्रा हो गया ना। तो इन इधर दोनों इधर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं ना, जितने पार्टिकल्स होते हैं, उन सब का मास नंबर तो 1 होना चाहिए और एटॉमिक नंबर 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे 1 है, तो ये आ जाएगा -1
इलेक्ट्रॉन जीरो, ये बीटा पार्टिकल है एक तरीके से, ठीक है, या नेगेट्रॉन भी इसको बोल सकते हो, बीटा पार्टिकल भी बोल सकते हो। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है, एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसका मास नंबर 0 हो गया, ठीक है, मास नंबर 0 + 1 ये 1 हो गया, एटॉमिक नंबर -1 + 1 0 हो गया, इक्वेशन सेटिस्फाई। लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, यहां पर एक और पार्टिकल है जो निकल रहा है, और वो पार्टिकल है एंटी न्यूट्रिनो। वो पार्टिकल कौन होगा? एंटी न्यूट्रिनो होगा, जिसको बाहर से दिखाएंगे। अब एंटी न्यूट्रिनो क्या है? एंड ये वैसे आपको मैं बता दूं तो इस साल के सिलेबस से ये वाला जो टॉपिक है हट चुका है। दिस इज द पार्ट ऑफ इलेक्ट्रो दैट रेडियो एक्टिविटी। ये जो पार्ट है किसका है? रेडियो एक्टिविटी का पार्ट है ये। तो इस साल के सिलेबस से 2020 के सिलेबस से ये हट चुका है, आगे नेक्स्ट ईयर सिलेबस में आएगा ये, ठीक है। तो हम इसको अब नेक्स्ट इसका और पार्ट और देख लेते हैं। तो ये तो हो गया एंटी न्यूट्रिनो नाम होगा इसका, एंटी न्यूट्रिनो हो गया, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे। इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन, इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन आइडेंटिफाई अननोन कॉल्ड एक्स, अननोन लेबल्ड एक्स। तो न्यूक्लियर रिएक्शन ये है Na1122 + X। आगे क्या जा रहा है? आगे जा रहा है Ne1022 प्लस ये आ गया, ठीक है, ये आ गया न्यूट्रिनो मान लो इसको, ठीक है। अब ये देखो क्या होगा आगे, ये आपके पास न्यूट्रिनो आ गया, ठीक है ना। हमेशा इसका न्यूट्रिनो जो है इसका ना तो मास नंबर होता है, ना ही कोई एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। तो इसका कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अब आपको ये देखना इस पूरी इक्वेशन में एटॉमिक नंबर को एंड मास नंबर को दोनों को सेटिस्फाई करना है, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या है? 22 + 0, इधर 22 है, इधर 22 ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? एटॉमिक नंबर 0 देना पड़ेगा, ठीक है। फिर 10 इधर है +0, तो 10 + 0 10 हो गया, इधर 11 ऑलरेडी है, तो इधर 10 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1 चाहिए। ऐसा कौन सा पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर -1 होता है जबकि उसका मास नंबर 0 होता है? तो वो होता है इलेक्ट्रॉन। -10 अभी आपके सामने लिखा था मैंने, यहाँ पे जो दिया हुआ है ऊपर वाले इक्वेशन में, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि पहला वाला आंसर पता है तो ये भी पता है, अगर ये पता है तो पहले वाले पता है। और में देने का मीनिंग क्या है? तो और में हमेशा ऐसा ही होता है। अगर आप और में ये सोचते हैं कि और में आपको एक क्वेश्चन आसान मिलेगा दूसरा मुश्किल मिलेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन आसान का जो और होगा वो भी आसान होगा, एक क्वेश्चन अगर मुश्किल है उसका और पार्ट भी मुश्किल होगा। डिफरेंस सिर्फ इतना आएगा कि आपने अगर एक टॉपिक बाई चांस नहीं स्टडी किया है, कोई मिस हो रहा है, कोई कॉन्सेप्ट, हो सकता है आपका दूसरा कॉन्सेप्ट वहां पे काम आ जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो कॉन्सेप्ट भी सेम आ गया। तो अपने 7 क्वेश्चंस हो गए आज, बाकी अदर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इस पूरे पेपर को हम 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि पूरा फुल डिटेल डिस्कशन करना अपने को इसका, ठीक है। और खासकर जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इन सबको हमें को कंपेयर करना ही है कंप्लीट। डेरिवेशन क्वेश्चंस होंगे उनको मैं आपको डायरेक्ट टॉपिक बता दूंगा कि कौन से टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन लिया हुआ है, ठीक है। तो ये आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर।